हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का QSI के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम नीट क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नीट क्वेश्चन सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखते रहें और लास्ट तक बने रहें ताकि इस कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आ जाए। तो ध्यान से देखो, केमिकल बॉन्डिंग जो है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये रहा। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू बॉन्डिंग, यानी कि इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा है जो बंधन को लीड करता है या बॉन्ड बनने की कंडीशन हो सकती है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, कि बॉन्डिंग को कौन लीड कर रहा है। ठीक है, यानी कि बंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, यानी कि बंध कहां बन रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, इन चार में से। तो ध्यान से देखो बेटा, बंध कब बनता है, इधर ध्यान से देखो। जैसे मान लो ये कोई ए है, ए एटम, ये कोई बी एलिमेंट, इसके जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन है और इसका जो ऑर्बिट है इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों ऑर्बिट हैं आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन की वजह से क्या होता है, यहां पर ये जो ए है इसका ये ऑर्बिटल और बी का ये ऑर्बिटल जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप हो जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। ओवरलैप होने से यहां क्या बन जाता है, बॉन्ड। क्या बन जाता है, बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक इसका एक इसका। जैसे ही ओवरलैप हुए बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वेव फॉर्म शो करता है। हम सब जानते हैं नेचर में जो भी हैं वो सब दोगले हैं। दोगले का मतलब कितनी, दो टाइप की नेचर शो करेंगे। एक तो शो कर सकते हैं पार्टिकल नेचर और एक शो कर सकते हैं वेव नेचर। तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो ऑर्बिट है, सॉरी ये जो क्या है, ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की फॉर्म में होता है। तो ध्यान से देखो, ऐसे वेव कैसे होती है, ऐसे, ये हो गया। ऐसे ही बी जो है इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या शो कर रहा होगा, वेव नेचर। अब जरा ध्यान से देखो, ये वेव का पॉजिटिव पार्ट, ये वेव का नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ऐसे ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसका ए का और बी का, इन दोनों की वेव कुछ इस टाइप से है। अगर ए के इलेक्ट्रॉन की वेव बी के इलेक्ट्रॉन की वेव के पॉजिटिव हिस्सा पॉजिटिव हिस्से के साथ ओवरलैप करता है तो यहां पर बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब जान गए, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि ये ए का जो इलेक्ट्रॉन था उसकी वेव फॉर्म थी तो प्लस माइनस, और ये जो बी है, सॉरी, और ये जो बी है इसकी इलेक्ट्रॉन की वेव कुछ ऐसे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हिस्सा। तो अब ध्यान से देखो, ए वाले इलेक्ट्रॉन का और बी वाले इलेक्ट्रॉन का जो वेव है उसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पर और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पर ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहां नो बॉन्डिंग, यानी कि यहां बंध नहीं बनेगा, तो यहां बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर हुआ। तो अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये जो वेव फॉर्म है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा है। तो यहां ध्यान से देखो, इधर ये एस ऑर्बिटल है, इधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो यहां बॉन्डिंग होगी नहीं। भाई यहां तो है पर यहां शो ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एस में। जब एस में है ही नहीं तो बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। इसको देखो, ये माइनस, ये प्लस, तो देखो माइनस के सामने प्लस आ रहा है, यानी कि माइनस के सामने प्लस आ रहा है तो बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसा ही देखो, प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ओवरलैप नहीं, तो बॉन्डिंग। ऐसे देखो, ये प्लस ये माइनस, देखो प्लस के सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है,
नहीं होगा, यानी कि सेम सेम जहाँ आ जाएंगे वहाँ बॉन्डिंग होगी और अपोजिट जाएंगे वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसे देखो माइनस प्लस बॉन्डिंग नहीं होगी, बट यहाँ देखो प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगी बॉन्डिंग, क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। तो ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि बॉन्डिंग जब होती है तो जो वेव फॉर्म है इलेक्ट्रॉन की उसको देखना होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट ओवरलैप हो रहे हैं या पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ओवरलैप हो रहे हैं। अगर अपोजिट आ रहे हैं तो बॉन्डिंग नहीं होगी और अगर सेम आ रहे हैं तो बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अरे आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एन आयोनिक कंपाउंड ए प्लस और एंड बी माइनस इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन, यानी कि यूं कह रहा है कि ए प्लस और बी माइनस जो है, ठीक है, वो आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए कब ज्यादा सही है या कब ज्यादा आयोनिक बंध बनाना पसंद करेंगे, मोस्ट लाइकली, ठीक है, कब आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड बनाना पसंद करेंगे, कौन? ए प्लस और बी माइनस। तो आपको कंडीशन दे रखी। अब आप सब जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा ए और बी के बीच, जब ए प्लस हो, दिख रहा है, और बी क्या हो, माइनस। तो ए प्लस बी माइनस, तब जाके इनके बीच का बॉन्ड क्या बन जाएगा, आयोनिक। ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में अगर आयोनिक बॉन्ड बने, इसका मतलब ए का तो प्लस होना जरूरी है और बी का माइनस बनना जरूरी है। अब प्लस कब बनता है कोई, जैसे मान लो ये हमारे पास ए है और इसके ये शेल है, तो ये ए है, ठीक है, यहां कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब ए प्लस कब बने, ए प्लस तब बने जब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये तो बन जाएगा ए प्लस और साथ में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। अब हम सब जानते हैं कि इस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करके रखेगा। अट्रैक्ट करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना अपने आप तो निकलेगा नहीं, आसान है नहीं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ, ए प्लस हमें बनाना था और ए प्लस जितनी आसानी से बन जाएगा उतना ही आयोनिक बॉन्ड बनने की प्रायोरिटी, प्राथमिकता बढ़ जाएगी। सही है? तो बताओ ए प्लस आसानी से कब बने, जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाए, आसान। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान मतलब आपको कम काम करना पड़े। इजी कब निकलेगा, जब आप कम काम में इसको निकाल दो, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यस कि नो? तो ए की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो ए प्लस बने। अब ऐसे ही बी माइनस बनाना, तो हमारे पास ये क्या है, कोई एटम है बी, ये कोई एटम है बी। अब माइनस कब बने, माइनस बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन हम आउटर शेल में क्या कर दें, ऐड कर दें। क्लियर? गैसियस और आइसोलेटेड, विलगित और गैसीय परमाणु हैं ये दोनों, ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हम सब जानते हैं कि ये बन जाएगा क्या, बी माइनस। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन ऐड जब करते हैं तो जनरली एनर्जी क्या होती है, रिलीज। देखो हमेशा ये सही नहीं है कि रिलीज ही हो, हमें देनी भी पड़ सकती है, पर जनरली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐड होगा, तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की पावर है, इस पावर को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। तो एक बात बताओ, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता होगी उतना ही आसानी से क्या बन जाएगा, बी माइनस बन जाएगा क्या। यानी कि अपने को बी माइनस आसानी से बनाना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो क्या बन जाएगा, बी माइनस। तो जितना आसानी से ये बी माइनस बनेगा और ए प्लस बनेगा, तो अब ए प्लस और बी माइनस आसानी से क्या बना लेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे क्या, ये बोलो हाँ कि ना, बन जाएगा। यानी कि क्लियर हो चुका, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ए की आयोनाइजेशन एनर्जी कम और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा।
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाई, हाई तो होना ही नहीं चाहिए ए की, गलत। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई, ये सही बात है। ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा आ गया? सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, इजी बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आओ, विच ऑफ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, क्लियर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इधर ध्यान से देखो। सपोज दैट अगर मान लो कोई दो चार्ज हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी, तो इनको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो इक्वल्स टू होता है, देखो दोनों चार्ज में से किसी एक का एम्पलीट्यूड परिमाण ले लो और इनके बीच जो डिस्टेंस है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये होता है क्या? म्यू, डाइपोल मोमेंट। क्लियर है कि नहीं? अब यहां ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, LEN, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू किधर होती है? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो किधर होती है? लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर की डायरेक्शन में LP लिख दो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। तो कहां से? एटम से, एटम टू लोन पेयर, यानी कि कोई सा भी एटम हो, अगर लोन पेयर है तो किसकी डायरेक्शन में होगी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लोन पेयर की डायरेक्शन में होगी। क्लियर हुआ? तो डायरेक्शन ध्यान दे लेना। और होता क्या है डाइपोल मोमेंट? ये। अब डाइपोल मोमेंट को कुछ जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट है म्यू, वो जो थीटा है, एंगल है, उसके क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर थीटा कम होता जाएगा, एंगल अगर कम होता जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। चलो आ जाओ, यहां हम एक एक को देख लेते हैं। क्लियर? देखो, ये है Cl, ये है कार्बन, बेंजीन है, कार्बन है। तो यहां पर आप देखो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? क्लोरीन। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इस डायरेक्शन में और इसके कारण इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लोरीन हाई है इलेक्ट्रॉनिगेटिव और कार्बन कम है। देखो दोनों सेम है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो जितना डाइपोल मोमेंट ये उतना ये कैंसिल आउट हो गया। बचा कौन? ये Cl। तो बताओ इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट आएगा। ओके, तो फर्स्ट का ये हो गया। इसका मतलब इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसका देखते, देखो ये इस डायरेक्शन में गया, ये किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। और दोनों के बीच एंगल कितना है? 120 डिग्री। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और जब हम इसका म्यू रिजल्टेंट निकालेंगे, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, वो वाला रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो कहीं इनके बीच में आएगा और यहाँ आएगा। तो ध्यान से देखो, इसका भी ऊपर था म्यू और इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहाँ आएगा? ऊपर। तो यहाँ पर म्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 तो होगा, पर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ से म्यू की वैल्यू जो है, म्यू की वैल्यू है वो हाई होगी, ज्यादा होगी इसके कंपेरेटिवली। बात सही है कि नहीं? चल अगला देखते हैं। इधर देखो, इसका म्यू इधर, इसका म्यू इधर, वही बात 1, ये देखो आगे मिलाएंगे तो ये 120 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा। अगर 120 डिग्री के एंगल पर आया तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ऊपर आएगा इसका, ऐसे। और देखो ये Cl कहाँ है? नीचे। ये Cl कहाँ है? नीचे। तो रिजल्टेंट और ये कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ हम म्यू क्या लिखेंगे? 0 हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका भी देख लेते हैं, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, दोनों सेम, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा इनके कारण। यस कि नो? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? इसका म्यू देखो, कार्बन हाइड्रोजन भी है तो इधर जाएगा, और ये क्लोरीन है इधर जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन है इधर, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन भी तो है, तो इनके कारण इधर जा रहा है रिजल्टेंट, ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन है तो इसके कारण कहाँ जा रहा होगा, इधर। चलो म्यू आएगा 0, क्या आ गया, म्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा म्यू कहाँ है? देखो यहाँ नॉट इक्वल है, बट यहाँ 2 का रिजल्टेंट है, तो आंसर सबसे ज्यादा म्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर हो गया? तो डाइपोल मूवमेंट है, उसके बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखना, होता क्या है, और एंगल पर ये डिपेंड करता है, और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है एटम की, ठीक है। तो फिर यहाँ थीटा एंगल जो है उस पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम इन IF5, I3- I3+ आर रेस्पेक्टिव, यानी कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है केंद्रीय आयोडीन परमाणु का किस किस में, IF5 में, I3- में और I3+ में, इनके अंदर बताना है। आओ मैं आपको सिखाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, SATION-ZAT, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी। पहला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले क्या करो, पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करो उस कंपाउंड में, ठीक। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आ जाए तो ध्यान से देखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, VE, वो 2 से ज़्यादा हो और 8 से कम या 8 के बराबर हो तो डिवाइड कर दो उसमें 2। ये क्या निकालना आप, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, HO, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि संग्रहित कक्षक निकालने हैं ऐसे। फिर अगर मान लो 8 से ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ 54, इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, इससे कम या बराबर, तो डिवाइड कर देना है कितने का, 8 का, ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालने के। और फिर अगर मान लो 54 से ज़्यादा हो जाए कितने भी, तो डिवाइड कर देना है फिर 18 से, तो ये क्या निकल के आ जाएंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल के आ जाएंगे। अब अगर मान लो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जाएगा sp, अगर 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d, 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। आ जाओ फटाफट से निकालते हैं। पहला क्या है, IF5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वैलेंस। देखो आयोडीन जो है हैलोजन फैमिली का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पता है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, वही क्या होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोश कौन सा होता है, बाह्यतम। फिर क्या है, फ्लोरीन भी वही है, तो 7 × 5, तो टोटल कितने आ गए, 42 आ गए। देखो 7 और 35 42 हो गई। क्लियर। अब आप देखो 35 आ गए तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकालो, तो 42, तो 8 का देंगे तो कितना आ गया, 5, कितने हो गए 40, कितने बजे 2। अब एक बात बताओ, 2 की रेंज कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, 2 से 8 के बीच में, तो इसमें कितने का डिवाइड करना अपने को, 2 का, तो कितना आ जाएगा 1। तो टोटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने आ गए, 5 ये प्लस 1 ये, तो 5 और 1 6। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 6 आ गए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो बताओ इसमें सेंट्रल जो आयोडीन है वो ये रहा, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। ऑल क्लियर। चलो, तो ये तो हो गया किसका, IF5 का। ऐसे ही I3- का देख लो, I3- के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो देखो आयोडीन है, आउटर हेलोजन फैमिली है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, 7 इंटू कितने हैं 3, प्लस एक माइनस है, मतलब एक लिया है एक्स्ट्रा, तो
21 प्लस 1 कितने हो गए 22। तो इस रेंज में आ रहे हैं 8 से ज़्यादा है, ठीक है, और 54 से कम है। तो 22 में डिवाइड कर देना है कितने का 8 का, तो यहाँ कितना आएगा 6 बच गए, फिर कितने का डिवाइड कर दो 2 का, यही तो हुआ, देख लो एक बार। हाँ चलो, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने हो गए 6, तो 3 आ जाएंगे, 2 का डिवाइड करना है तो ये हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने आ गए, HO कितने आ गए 5 जब HO आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। तो देख लो ऑप्शन IF5 में sp3d2, देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ sp3d है, ये भी नहीं हो सकता, ये sp3d2 ठीक है। अगला I3 माइनस में sp3d, तो sp3d ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। I3 प्लस का निकाल सकते हो आप, I3 प्लस 7 गुणा 3 और माइनस 1 करना है, माइनस क्यों करना है क्योंकि प्लस आ गया इस पर, तो 21 माइनस 1 कितना आ गए 20, वही डिवाइड करके चेक कर लो। तो 20 में हमने डिवाइड किया कितने का 8, तो कितना आ गया 16, फिर कितने बचे 4, तो 4 में कितने का डिवाइड कर दो 2, तो 2 प्लस 2 4 आ गए, 4 आ गए। तो आप एक बात बताओ, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, तो आंसर ये आ गया। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जहाँ ये, अगर आपको लोन पेयर निकालना हो सेंट्रल एटम पर, जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल दिया हमने, अगर लोन पेयर निकालना हो कि कितने लोन पेयर, तो लोन पेयर निकलेगा कैसे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यानी कि संकरित कक्षक माइनस साइड एटम यानी कि पार्श्व परमाणु, साइड एटम का मतलब पार्श्व परमाणु। जैसे आयोडीन पर हमें क्या निकालना है LP निकालना है, लोन पेयर निकालना है आयोडीन सेंट्रल पर, तो निकालो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने आए 6 माइनस साइड एटम, तो ये तो हो गया सेंट्रल, साइड कितने बचे 5 फ्लोरीन, तो LP कितना आ जाएगा 1, यानी कि आयोडीन पर लोन पेयर कितना आएगा 1। क्लियर है कि नहीं, ऐसे ही इनमें भी निकाल सकते हो आप। तो लोन पेयर निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल माइनस साइड एटम। ये ऐसे हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है और कुछ पता नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो सीधे। क्लियर हो गई बात, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन आयन NO3 माइनस द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, ये कह रहा है कि NO3 जो माइनस आयन है इसके अंदर आगे भी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम आर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस आयन के अंदर नाइट्रोजन जो एटम है, कौन सा नाइट्रोजन एटम, इसके ऊपर बॉन्ड पेयर मतलब बंध युग्म, बंधों की संख्या, और लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP की संख्या, वो आपको बतानी। क्लियर, यस कि नो। चलो अब ये कब बता सकते हैं, जब हमें NO3 माइनस की स्ट्रक्चर पता हो। क्लियर है कि नहीं। अब हमें बनानी है क्या स्ट्रक्चर, किसकी NO3 माइनस की। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं किसका, सेंट्रल एटम का, ठीक है। तो कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम C। सेंट्रल एटम का आप ऑक्टेट कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में आप साइड एटम का क्या करो, ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो आओ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इधर ध्यान से देखो, ये है नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, जो नंबर में कम होता है, संख्या में सबसे कम होता है। और भी कई फंडे हैं जिनसे हम सेंट्रल एटम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि कम विद्युत ऋणी, वो सेंट्रल एटम होता है। ये और संख्या में क्या हो, नंबर में क्या हो, ज्यादा हो, वो सेंट्रल एटम होते हैं। और भी हैं फंडे, अभी इतना ही ध्यान रखें। नाइट्रोजन का संख्या में कम है, बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो गए। अच्छा, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है और कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3। तो ध्यान से देखो ऑक्सीजन 3 जुड़े हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है उसकी
प्रॉपर्टी होती है कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो ये रहा ऑक्सीजन, दिख रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ बना लेंगे बॉन्ड, क्लियर, यहाँ बना लेंगे बॉन्ड। बॉन्ड बना लेंगे तो अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? चलो ठीक है। अब दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा, ये रहा एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, यही हुआ, क्या हुए? 6। अब ये नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बना लेगा, सॉरी, वैसे क्या होता है, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है, पर ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 और ये सिंगल बॉन्ड बन गया, और एक माइनस है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं नाइट्रोजन के, बट एक ऑक्सीजन अभी बाकी है। तो एक ऑक्सीजन ये रहा। अब ध्यान से देखो, अगर ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए तो दिक्कत है। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ऑक्टेट बढ़ गया। हमें ऑक्टेट बढ़ाना नहीं है, तो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? बताओ, ऑक्सीजन को, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। क्या बना देता है? कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? तो ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी, और ऑक्सीजन के पास 6 के 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 के 6। ये क्या हुआ? एक 2 3 4 5 6। तो अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। और साइड एटम का ऑक्टेट भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। किस पे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर देखो, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये, तो 2 3 और 4। तो बॉन्ड पेयर तो कितने होंगे? 4। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो कितना होगा? 0। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 4। इजी है, इजी पीजी, बहुत इजी पीजी, बहुत इजी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, यानी कि सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, ये बताना है। आओ बता देते हैं। XeF4। अब हमें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बताओ नीचे। XeF4 देखो, XeF4 की स्ट्रक्चर है वो, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, देखो 4 और ये 2 6, तो sp3d2 आएगा। क्या आएगा? sp3d2 निकाल लेना, हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखा दिया निकालना। sp3d2 आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और Xe पर जो लोन पेयर है Lp वो आएंगे कितने? 2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है तो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ऑक्टाहाइड्रल, ऐसे। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। अब यहां लोन पेयर कितने हैं? 2। तो ध्यान से देखो, लोन पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो या मिनिमम रिपल्शन पे हो। तो एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर चला जाएगा और एक लोन पेयर प्लेन के नीचे चला जाएगा। बाकी के जो फ्लोरीन है 4, वो प्लेन में रह जाएंगे, और ये प्लेन वाले, ये बॉन्ड जितना है उतना ही ये, उतना ही ये, और उतना ही ये लेंथ का है। इसका मतलब इसमें तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी कि ये तो बॉन्ड इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही BF4 माइनस में देख लो, BF4 माइनस, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 निकाल लेना भाई, टेंशन लेनी है नहीं, क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। लोन पेयर क्या हो जाएंगे? लोन पेयर 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है sp3 की वो होती है टेट्राहाइड्रल, जैसे ये, ठीक है। और हर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, 109 मिनट, ठीक है। ये ऐसे क्लियर हो गया, यहां माइनस आ जाएगा।
और सभी बॉन्ड सेम एंगल पे हैं, तो ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल, मतलब इसमें भी सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेम। ऐसा ही F4 की बात करें तो भी टेट्राहेड्रल होने वाली है, ठीक है, इसमें भी क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल, ये की है तो इसमें भी सेम। पर इसमें देखो C2H4 में कार्बन कार्बन 2H 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 हो गया C2H4, और ये दोनों डबल बॉन्ड्स हैं। अब देखो ये तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। देखो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ Bl ज़्यादा होती है, और पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ Bl बॉन्ड लेंथ वो क्या होती है, कम। तो यहाँ पर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, इसकी लेंथ ज़्यादा इसकी लेंथ कम, ये डबल ये सिंगल, आंसर क्या आ जाएगा 3। तो C2H4 में सारे बॉन्ड सेम नहीं होंगे। क्लियर हुआ, चलो इजी पीजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें असत्य कथन को क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो फटाफट से देखो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स dx² माइनस y² ऑर्बिटल। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब sp3d बनता है तो dz² पार्टिसिपेट करता है, और sp3d2 बनता है तो dz² तो है ही, साथ में dx² माइनस y² भी क्या कर सकता है, क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो यहां कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, यहां क्या कह रहा है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, नहीं ये तो गलत हो गया, sp3d dz, तो आंसर यही आ जाएगा। पर आगे और देख लेते हैं, जनरली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड व्हेन ओवरलैप्स विद अदर ऑर्बिटल्स। बिल्कुल सही बात है, जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब हैं, जब ये ओवरलैप करते हैं तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले बनता ही कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, ओवरलैपिंग से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की। क्लियर, बात तो सही है। SF2 मॉलिक्यूल्स इज मोर पोलर देन CS2, ठीक है, देख लेते हैं। ये रहा कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है तो डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखो, डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका इधर, तो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो गया, 0। जबकि SF2 में देखो, SF2 की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp3, और sp3 की टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल है मतलब कुछ इस टाइप से होगी, और लोन पेयर होंगे ऐसे, 2 लोन पेयर होंगे, निकाल के चेक कर लेना। यहाँ पे लोन पेयर निकालना आता है, लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने होंगे, 4, तभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 माइनस साइड एटम कितने हैं, 2, तो बताओ लोन पेयर कितने आ गए, 2, तो बिल्कुल 2 लोन पेयर। देखो मैंने कहा था लोन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लोन पेयर की डायरेक्शन में होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन लोन पेयर की डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर। इसका देखो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसका हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे। बट ध्यान से देखो, ये μ1 है और ये μ2 है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो μ0 नहीं होने वाला। सेम होते तो कैंसिल हो जाता, ऊपर नीचे 0 हो जाता, बट ये सेम नहीं है तो ये μ0 नहीं होगा, ये μ0। इसका मतलब CS2 कम का जो डाइपोल मूवमेंट है या पोलर नेचर है वो क्या होगी, कम, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट 0 मतलब नॉन पोलर हो गया, ये तो क्या हो गया, नॉन पोलर, या पोलर नेचर क्या हो गई, कम हो गई, यूं मान के चल लो आप। तो यहां पर ध्यान से देखो, मोर पोलर देन CS2, बात तो सही है, SF2 ज्यादा पोलर है क्योंकि इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है, और CS2 कम पोलर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनोल, ये भी बात सही है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, OH और यहाँ N डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है। यहाँ क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर, कौन सा, इंट्रामोलिक्यूलर कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल जो होता है तो OH और यहाँ होता है
O डबल बॉन्ड O, और दूसरा भी यही होता है ऐसे NO2, और इधर क्या आएगा OH, OH आता है, और ऐसे ही यहाँ क्या होता है H बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिक्यूलर, कौन सा इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड होता है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये इजीली वोलेटाइल नहीं होता, इसको ज़्यादा गर्म करने पर ये क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये बात भी सही है। तो आंसर तो कौन सा आ गया अपना, पहला आ गया था। देखते हैं आंसर पता चलता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स आर, यानी कि इनमें से सही कथन अपने को पहचानना है। पहली बात, NCl5 डज और BiCl5 और PH5 डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये चारों एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्टेटमेंट ये तो सही है। कैसे, देखो नाइट्रोजन है वो 1s2 2s2 2p3 होता है, तो इसके आउटर शेल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर ये कौन सा हो जाता है 2p, इसमें 1 2 3 हो गए। अब देखो इसके पास आगे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो एक बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाए, तो ये Cl Cl Cl, यानी कि फाइनली नाइट्रोजन क्या बना सकता है NCl3 बना सकता है, ना कि NCl5। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर PH5, तो आ जाओ PH5। फास्फोरस जो होता है, ठीक है, फास्फोरस इसका आउटर शेल क्या होता है 3s2 3p3, और आगे 3d भी तो आता है, 3 के अंदर d आता है, वैकेंट है। तो कईयों के दिमाग में आ रहा है सर ये 1 2 p में 1 2 3, और ये d अपने पास वैकेंट पड़ा है पूरा, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इसको एक्साइट करें, क्या करें एक्साइट करें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, अब 5 बॉन्ड बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये H H H H H, क्या PH5 बन जाएगा, बिल्कुल बन तो सकता है, बट ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है अनस्टेबल, तो फाइनली ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है PS3 में, तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बढ़ते ही क्या हो जाएगा टूट जाएगा। तो ये तो बात सही है। I3 माइनस हैज बेंट ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बात है। आप I3 माइनस जो है I3 प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन आएगा क्या, हमने चेक किया है sp3, क्या आएगा sp3 आएगा। तो ध्यान से देखो sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है टेट्राहेड्रल, तो ये I हो गया, एक I इधर आ जाएगा, एक I इधर आ जाएगा, बाकी 2 लोन पेयर आएंगे इस पे, क्या आएंगे 2 लोन पेयर, निकाल के चेक कर लेना आयोडीन पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो लोन पेयर, ध्यान से देखो आकृति की बात करें तो आकृति के अंदर लोन पेयर क्या नहीं होते, काम नहीं आते, तो ये बेंट हो गई। ठीक है, आकृति कैसी हो गई बेंट। जबकि ज्योमेट्री की बात पूछा है, इसने क्या पूछा है ज्योमेट्री, यहाँ शेप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शेप, ठीक है शेप होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बेंट होती है इसकी, क्योंकि शेप में लोन पेयर नहीं आती, ज्योमेट्री तो फिक्स है, क्या हो जाएगी टेट्राहाइड्रल, क्या हो जाएगी टेट्राहाइड्रल, वो भी एक बेंट शेप में ही है, बेंट मतलब मुड़ी हुई तो है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। HCl4 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा था HCl4, यहाँ Xe था और ऐसे ऐसे देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लोन पेयर कहाँ थे ऊपर और नीचे, ऐसे था, ठीक है, ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन, देखो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका इधर, तो ये भी कैंसिल हो गया, इसका इधर और इसका इधर, ये भी कैंसिल, तो फाइनली म्यू क्या आ गया 0, और म्यू 0 मतलब नॉन पोलर, तो ये सही, ये सही, ये सही, ये सही है, ठीक है। CO एंड C2 माइनस है सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। मैं यहाँ को मिटाने वाला हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, 15, 16, 17 और 18, ऐसे इधर 13, 12, 11 और 10, तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, फिर 2.5 आता है, फिर
2 आ जाएगा, 0.5 कम करते जाओ 1.5 और फाइनली 18 है तो 1। ऐसे इधर भी कम करते जाओ 2.5 2 1.5 और 1। तो अब चेक कर लो CO, CO में इलेक्ट्रॉन, तो CO में देखो कार्बन में कितने होते हैं 6 टोटल इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो टोटल कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 8 और 6 14। C2 माइनस देखो कार्बन में कितने होते हैं, सॉरी C2 माइनस 2 है, C2 2 माइनस है, कार्बन में 6 गुणा 2 प्लस 2 माइनस है तो 2, तो 12 और 2 14, तो दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 आने वाला है, यानी कि ये भी सही है। अब ध्यान से देखो MgCl2 हैज़ मोर आयोनिक नेचर देन MgO। अब यहाँ पर ध्यान से देखो आयोनिक करैक्टर है वो फाजान्स रूल से पता करते हैं, किससे, फाजान्स रूल से। फाजान्स रूल क्या कहता है, देखो स्मॉल कैटाइन और लार्ज एनाइन इनके बीच अगर बॉन्ड बन रहा है, एस का मतलब क्या हो गया स्मॉल, कैटाइन का मतलब क्या हो गया धनाइन, तो स्मॉल कैटाइन मतलब छोटा धनाइन, एल का मतलब लार्ज यानी कि बड़ा, ए का मतलब एनाइन। अगर ऐसा हो तो ये जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बनता है। क्या बनता है, कोवलेंट। कोवलेंट का मतलब क्या होता है, सह संयोजक। क्या होता है बेटा, सह संयोजक। अगर इसका उल्टा हो जाए तो क्या बन जाएगा, आयोनिक। तो अब आप यहां चेक करो, देखो इधर MgCl2 में Mg+2 है और Cl माइनस है, इधर MgO में Mg+2 है और O-2 है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो Mg ये तो क्या हो गया, सेम हो गया, Mg ये तो सेम हो गया। तो देखो Cl और O2 माइनस में Cl की साइज क्या होती है, बड़ी, और O2 की साइज क्या होती है, छोटी। तो देखो एनाइन अगर क्या हो जाए लार्ज तो वो तो बनाएगा कोवलेंट, और अगर एनाइन छोटा हो जाए तो वो बनाएगा आयोनिक। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि MgO तो कैसी नेचर का होगा, आयोनिक, और MgCl2 में बॉन्ड कैसा होगा, कोवलेंट। तो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, MgCl2 हैज मोर आयोनिक, नहीं MgCl2 तो कोवलेंट होगा, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो 4 ABCD सही, ABCD आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड एंगल्स NH इन NH3 इज लेस देन ये। तो ध्यान से देखो बॉन्ड एंगल की बात आ गई, किसकी आ गई, बॉन्ड एंगल BA। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बॉन्ड एंगल है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, SATIO किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंगल वो LP के नंबर पर भी डिपेंड करता है, किस पर, LP, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP पर डिपेंड करता है। ऐसे ही बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइड एटम की, सेंट्रल एटम की, उन पर डिपेंड करता है। अब यहां पर मैं कहूं कि बॉन्ड एंगल है वो LP के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। अगर लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, कम। तो आ जाओ इधर, NH3 जो होता है, पहला देखो NH3, इसमें लोन पेयर कितना है, 1, जबकि H2O में ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना है बेटा, 2। तो यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, BA क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ लोन पेयर कम है, 1 है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या करे, बॉन्ड एंगल ये NH3 इज लेस देन बॉन्ड एंगल इन वाटर, नहीं ये बड़ा होगा। NH3 में HNH बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा, जबकि वाटर में क्या होगा, HOH छोटा। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इन PCl5 मोलिक्यूल्स एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इक्वल लेंथ, बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ। तो ध्यान से देखो PCl5 की बात करें तो ये हो गया फास्फोरस, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, एक और तरीका, सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, इनका जो नंबर आएगा वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आते हैं, संकरित कक्षक आते हैं। तो कितने, लोन पेयर तो है नहीं, 5 सिग्मा है, 5 सिग्मा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 5 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो ऐसी होती है कुछ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है।
अब ये जो Cl है वो तो हो गए एक्सियल, ये कौन सा है एक्सियल, और ये जो है वो इक्वेटोरियल। कैसे होते हैं इक्वेट, ये अक्षीय और ये निरक्षीय, ठीक है। अक्षीय बॉन्ड लेंथ बॉन्ड होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है ज़्यादा, और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है कम। अब इसका रीज़न कैसे, क्यों कम होती है, देखो PCl5 था तो ऐसे जुड़ सकते थे पांचों, बट नहीं, ऐसे जुड़ने से क्या थे, ये Cl पास आ रहे थे, पास आने से इनमें क्या बढ़ रहा था रिपल्शन। अब रिपल्शन की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्टेबल नहीं हो पाएंगे तो ये क्या होंगे दूर होना चाहेंगे, दूर होना चाहेंगे तो ध्यान से देखो, जब हम एक बेंच पे, ठीक है, 5-6 लोग बैठ जाते हैं तो यहाँ कंजिस्ट हो जाता मामला, या गाड़ी सवारी गाड़ी में आप जाते हो तो देखो एक सीट पे 5-7 बैठते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाते, तो दो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं आगे निकल जाते हैं, बाकी पीछे हो जाते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या होता है, पांचों यहाँ एक प्लेन में नहीं रह पाते, तो रिपल्शन की वजह से कुछ क्या हो जाते हैं प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन लगा इसलिए ये दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो बताओ ये बॉन्ड भी क्या बड़ा हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड की लेंथ बड़ी हो जाएगी, बॉन्ड की लेंथ बड़ी हो जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई ज़्यादा और इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई कम। तो क्या इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है गलत। H2S हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट देन H2O, ये भी गलत है, क्योंकि H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, क्या होता है H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्या होता है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा, ना कि H2S का, तो ये भी गलत है। N2S हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N+, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो अभी अभी देखा था N2, तो 7 × 2 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और N2+, 7 × 2 -1 प्लस है तो एक कम होगा तो कितना हो गए 13, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2.5, तो बिल्कुल सही है। N2 का हाई बॉन्ड ऑर्डर है बिल्कुल 3 है और इसका, तो आंसर क्या आ गया 4। क्लियर है। तो ये 9 क्वेश्चन अपने क्या होते हैं कंप्लीट। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी वगैरह पी के आता हूँ, उसके बाद में हम फिर से कुछ क्वेश्चन और हैं उनको हम क्या करते हैं आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेटा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, किसकी बॉन्ड ऑर्डर की। तो अभी अभी हमने बात की क्या कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं, अगर वो 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11 और 10 हो, तो यहाँ पर देखो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 14 के लिए 3 होता है, इसके लिए 2.5, इसके लिए 2, इसके लिए 1.5 और इसके लिए 1, ऐसे ही 2.5, 2 और यहाँ 1.5 और यहाँ होता है 1। क्लियर है। चलो तो यहां पर ध्यान से देखो, हमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हो गए 16, एक मिनट, यहाँ कितने हो गए 14। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो सेम नहीं है। यहां पर ध्यान से देखो O2 प्लस इसका कितना हो जाएगा 16 - 1 मतलब 15, और इसका कितना हो जाएगा 14 + 1 माइनस है तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 सेम हो गया तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5, तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये। बाकी इनमें चेक कर लेना सेम नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 इज करेक्ट। चलो तो बात कर लेते हैं। देखो MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT वो क्या कहती है कि यहां पर ध्यान से देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि अतिव्यापन में जितने कक्षक क्या करते हैं भाग लेते हैं
या पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही नए कक्षक का क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये MOT आपने देखी होगी। तो यहाँ 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है। तो पहले 1s कितने, 1 2 1 2, क्लियर। तो 4 1s में कितने हैं, 2, इसके भी 1s, ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसके 1s में 2, इसके 1s में 2, तो टोटल कितने हैं, 4। तो 2 इसके 2 इसके, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। देखो इस वाले को बोलते हैं हम BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस वाले को हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 1s बोलेंगे हम इसको, सिग्मा 1s, और इसको स्टार से तो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। फिर ध्यान से देखो 2s है, तो फिर से 2s की बात कर लेते हैं, तो ये 2s हो गया, फिर से वही 2 ऑर्बिटल बनेंगे, इसमें भी 2 तो 2s में 2, इसमें भी 2 तो 2s में 2, तो टोटल 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा क्या, सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ये BMO, ये ABMO, और ये कौन सा है, ये जो है वो है एनर्जी, ये एनर्जी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये y-x पे एनर्जी, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग है। फिर यहां हम बात करते हैं P के, P, तो P ध्यान से देखो जो है वो कुछ ऐसे बनते हैं, 2 नीचे 1 ऊपर ऐसे, फिर 2 नीचे 1 ऊपर ऐसे, टोटल 1 2 3 1 2 3 6 है, तो 1 2 सेम एनर्जी है, तो इक्वल इक्वल, फिर पेयर, फिर ये जो है, ठीक है, ये होता है सिग्मा 2pz, और ये होता है पाई 2px, और ये होता है पाई 2py, ये पाई है। ऐसे ये हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ऐसे ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा पाई स्टार सिग्मा स्टार 2pz। तो एनर्जिकल ऑर्डर देखो ये तो है नहीं, यहां से देखो पाई 2py, ठीक है, पाई 2py, यहां से अगर एनर्जी का ऑर्डर देखें तो पाई 2py, इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा 2pz से, सही बात है। फिर सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है किससे, पाई स्टार 2px से, बिल्कुल इन दोनों की सेम है, तो ये ऊपर है ये नीचे, तो इसकी एनर्जी कम, तो सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी कम है किससे, पाई स्टार 2px से, और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px की सिमिलर है, तो बिल्कुल इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये तो बात सही है भाई, ये सही है। अगला देखो पाई 2py, ये रहा पाई 2py, इसकी एनर्जी ज़्यादा है सिग्मा 2pz, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसकी ज़्यादा है, तो आंसर अपना कौन सा आ गया, ये आ गया। देख लेना, और बाकी एनर्जी का ये ऑर्डर है, इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, मेज द स्पीसीज इन कॉलम, कॉलम को मैच करना है, क्या करना है, कॉलम मैच करना है। ये रहे SF4, ये इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो SF4 में निकाल लो फटाफट से, तरीका मैंने बता रखा है। टोटल तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, प्लस फ्लोरीन 7 × 4 28 और 6 34, 34 में डिवाइड कर दो किसका, 8 का, तो ये कितना हो गया 32, कितने बच गए 2, 2 का किया 1, तो 4 + 1 कितने हो गए 5, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो गए 5 हो गए, 5 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। तो SF4 का sp3d फर्स्ट में C आ जाएगा, तो फर्स्ट में C, आंसर यही हो जाएगा। बाकी मैच कर लेंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे NH4+, इसमें क्या हो जाएगा D, NH4+ में क्या होता है नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ H आ जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो NH4+ है, इसके अंदर sp3 आ जाएगा, तो 4 में क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट, आप निकाल सकते हो, सबके लिए आप चेक कर सकते हो, मैंने पहले से कॉन्सेप्ट सिखा रखा है।
ओके, अगला क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। पहले फिर से आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर है और ये कॉलम स्पीसीज है, तो बॉन्ड ऑर्डर वाला वही 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1, ऐसे ही 13 के लिए 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए 1.5, 10 के लिए 1, ये हो गया। तो NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो कितने हो गए 15, 15 है तो 2.5। तो फर्स्ट में C, ये तो गलत हो गया, ये लो। CO में देख लो, CO में अगर बात करें तो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 8 और 6 14 है तो 3, तो सेकंड में D, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। बाकी O2 माइनस में कितने हो जाएंगे, तो O2 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 17 में कितना हो जाएगा, 17 में देखो 1.5, यानी कि थर्ड के अंदर आ जाएगा A, थर्ड का A, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। बहुत ईजी। अगला देखो, अगला क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलम को मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो ये हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है और ये ज्योमेट्री दे रखी है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, sp लीनियर होता है, sp2 ट्राइगोनल, ठीक है, sp3 टेट्राहाइड्रल, ठीक है, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल, क्या होता है ऑक्टाहाइड्रल, तो मैच कर लो, बताओ। sp क्या होगा लीनियर, तो और टेट्राहाइड्रल क्या हो जाएगा sp3, तो पहले में आ जाएगा C, तो ये दोनों तो गलत हो गए। पहले में आ जाएगा C, ट्राइगोनल आ जाएगा sp2, तो दूसरे में आ जाएगा A, पहले में C दूसरे में A, पहले में C दूसरे में A, आंसर कौन सा आ जाएगा 2। तीसरे में लीनियर में B, बिल्कुल। चौथे ट्राइगोनल sp3d। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलो, तो ये अपने क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। अपने क्वेश्चन क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सभी यहाँ तक आए हो, लेक्चर को बड़े ध्यान से देखा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा थैंक यू बच्चों, ठीक है। ऐसा ही प्यार बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें। टेक केयर बच्चों, बाय बच्चों।